ये कहानी शुरू होती है शर्मा हाउस से। पम्मी शर्मा के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शरीफ, सुशील और संस्कारी थे। जैसे बेटे वैसी ही बहुएं। बड़ा ही प्यारा परिवार। सुबह सुबह पूजा और नैना उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही उनकी सास ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पूजा और नैना आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने जाती है। अरे बस बस, क्या तुम दोनों भी ये ओल्ड फैशन रस्मों को मानती हो। इस तरह लोगों के सामने तुम अगर मेरे पैर छूओगी तो जिन्हें नहीं भी पता चलता है ना, उन्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। अब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी यू आर सो स्वीट। अच्छा, मैं ना थक गई हूँ, मेरे लिए जरा ब्लैक कॉफी बना देना बेटा। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से हॉल में एक एसी तक नहीं है। नाम का ही सही, कम से कम एक एसी तो हो कि बाहर से आते ही आदमी जरा सुस्ता ले। आज जिम बंद है, वरना घर पर तो कभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। मेरा फुल एसी वाला जिम अच्छा है बाबा। आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अभी तक ट्रेडमिल में वॉक कर रही पम्मी अपने कमरे में सीधा एसी के आगे जाकर बैठ जाती है। नैना फौरन जाकर अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफी बनाती है और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी उनके कमरे में जाकर उनके हाथ में पकड़ाती है। रसोई में पूजा नाश्ते और टिफिन की तैयारी करना शुरू कर देती है। पराठे बना लूं ना भाभी, ठीक रहेगा ना? ज्यादा हल्का भी नहीं, गर्मी का मौसम है, पेट भरा रहेगा तो धूप भी नहीं लगेगी, और साथ में लस्सी कर लेते हैं, सही रहेगा ना? ठीक है, तो फिर तू पराठे बना ले, मैं लस्सी और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। रोहन को भी उठाने जाना है, वरना वो फिर स्कूल मिस कर देगा। पूजा और नैना जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर लेती है और टेबल पर खाना परोसती है। खाने को देखते ही पम्मी कहती है, अरे अभी ये सुबह सुबह क्या तुमने पराठे बना दिए? कभी देखा है हाई क्लास लोगों को सुबह सुबह पराठे खाते हुए? उससे अच्छा मैं ओट्स ही खा लेती, या फिर ब्राउन ब्रेड। अपनी दादी को इस तरह नखरे करता देख रोहन भी पराठे खाने से मना कर देता है। क्या सुबह सुबह पराठे दे दिए आपने मम्मा? मेरा कोई फ्रेंड टिफिन में पराठे नहीं लाता, सब मैगी खाते हैं। हाय मेरा पुत्र, देख बहू क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। मुझे पराठे नहीं खाने दादी, पर मैं ओट्स भी नहीं खाऊंगा। फिर ना तू बर्गर भी नहीं खाएगा। बर्गर खाऊंगा ना दादी। चल, मेरे कमरे के तकिए के नीचे मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। स्कूल की कैंटीन में जाकर तुझे जो खाना पसंद हो खा लेना, और अपने दोस्तों को भी खिला देना। सबको लगना चाहिए कि तू कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, शर्मा परिवार का पोता है। रोहन फौरन कमरे में भागता है। उसके पीछे से रोशन कहता है, आपके इतने लाड प्यार के कारण ही तो ये इतना बिगड़ रहा है मम्मी। क्या जरूरत है इसके हाथ में पैसे देने की? कल को किसी गलत आदत में पड़ गया तो? अरे तू मेरा बाप है या मेरी माँ है? मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है नाश्ता तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करे वो? उसके दोस्त अय्याशी करे और वो गरीबों की तरह जिए? नहीं, मेरा पोता रईसों की तरह जिंदगी जिएगा। जैसा उसका मन करेगा वैसे ही रहेगा, वैसा ही खाएगा और वैसा ही पिएगा। कुछ ऐसी थी हमारी पम्मी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली की होकर भी पम्मी के शौक रईसों वाले थे, और वैसे ही रईस उसके दोस्त भी थे। पम्मी दिखावे की बड़ी शौकीन थी। एक रोज किटी पार्टी के लिए पम्मी अपनी फ्रेंड सुगंधा की। ओह माय गुडनेस, सुगंधा ये कौन से जमाने की एसी से अब तक काम चला रही है तू? रूम चिल्ड ही नहीं कर रहा ये तो। ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू यहाँ इतनी गर्मी में? इतनी भी बचत मत कर, कहाँ जाएगी इतनी बचत करके? और ये घर जरा पुराना नहीं हो गया तेरा? अरे कहाँ पुराना, अभी 2 साल तो हुए हैं इस प्रॉपर्टी को लिए। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये पपड़ियाँ देख रही है दीवार पर? हाय, जैसे तू फेंकती थी ना, मुझे तो लगता था तेरा कोई बड़ा सा बंगलो होगा।
अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि तेरे बाथरूम में भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। ये तूने गलत कह दिया सुगंधा, हमारे वॉशरूम में तो बस गीजर है। अब मैं झूठ झूठ तेरी तरफ फेंक तो नहीं सकती। वैसे मेरे घर में हर जगह एसी है, रूम में, किचन में, हॉल में, सिर्फ बाथरूम में एसी नहीं है। और ये पुराने जमाने वाला एसी तो हम रखते ही नहीं। मेरे तो घर के हर कोने में स्प्लिट एसी है। ऊपर से जहाँ तक रही रिनोवेशन की बात, मैं तो आए दिन कुछ न कुछ नया करवाती रहती हूँ अपने घर पर। ऐसी बात है रश्मि, तो फिर नेक्स्ट किटी पम्मी के घर पर ही रखते हैं क्यों? और यहाँ अपने दिखावे के चक्कर में पम्मी बुरी तरह फंस जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो बुरी फंस गई मैं। अब ये सारी नागिनें मेरे घर पर आएगी तो मेरी जो बची कुछ इज्जत है सारी की सारी मिट्टियां पलीत हो जाएगी। आज की आज ही रोहन और वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। किट्टी से घर जाती ही पम्मी अपने बेटे और बहुओं के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। पूजा और नैना ऑफिस से आते ही किचन में डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। दिन भर की थकी हारी अपनी बहुओं की मदद करने पम्मी रसोई तक नहीं जाती और आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर फोन यूज करती रहती है। कुछ देर बाद रोहन और रोशन भी घर आते हैं और किचन में जाकर नैना और पूजा की डिनर बनाने में हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। घर की बहुएं खाना टेबल पर परोसती है। जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में लेने जाते हैं कि पम्मी कहती है, मैं क्या कह रही थी बेटा कि हॉल में स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं और एक किचन में भी। वो क्या है ना, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थकी हारी ऑफिस से आती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में अगर स्प्लिट एसी रहेगा तो कम से कम उन्हें जरा आराम तो रहेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और रोशन तो रात में भी अपने कमरे में बस 1 ही घंटा एसी ऑन रखते हैं। वो क्या है ना, बेकार में रात भर एसी चलाएंगे तो अच्छा खासा लंबा बिल आ जाएगा। पैसे का भी तो देखना पड़ता है ना मम्मी। हाँ, ये भी सही है। घर में 4-4 लोग कमाने वाले हैं, पर मैंने जरा अपनी जरूरत जाहिर कर दी तो वो सबको फरमाइश लग रही है ना। इतने में ही सभी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे नहीं खाना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अब वो क्या है ना मम्मी, भाभी की सैलरी इस बार आधी आई है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है। आप टेंशन मत लीजिए, एसी कहाँ कहाँ लगवानी है आप मुझे बता दीजिए, परसों तक लग जाएगी। वही ना बेटा, इंसान कमाता क्यों है? खुद के शरीर को आराम देने के लिए है। जिंदगी जी ही नहीं तो पैसे कमाकर क्या फायदा। आजकल तो ऐसे भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तुझे पता है ना, आज सुगंधा के घर में कीटी थी। उसके घर में अच्छे अच्छे घर की औरतें आती हैं और उन सबके बंगले कितने बड़े होंगे ये तो तू अंदाजा लगा ही सकता है। अब अगले महीने मेरे घर में किट्टी करने का डिसाइड हुआ है। अब ऐसे घर में सबको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए सोच रही थी कि घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। क्या रोशन? रिनोवेशन? ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने बेटों के सीधे मन का फायदा उठाकर पम्मी उनको इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। घर बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख तो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतने पैसे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ सेविंग होगी क्या नैना? थी तो, पर पिछले महीने तो मम्मी जी ने अपने कमरे में LCD टीवी लगवाया था, उसी में सेविंग्स चली गई। अच्छा कोई ना, मैं देखता हूँ कुछ। जो हाल यहाँ रोशन और नैना का था, वही हाल वरुण और पूजा का भी था। 2 जगह एसी, वो भी स्प्लिट। हॉल में ही 2 एसी लग जाएंगे, नई करके भी 1.5 लाख का खर्चा है। कोई बात नहीं ना वरुण, लगेगा भी तो हमारे ही घर में ना एसी। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वी विल मैनेज, डोंट वरी। वरुण को तो पूजा पैसे की मदद कर देती है और अगले ही दिन घर पर एसी लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रोशन पर और प्रेशर पड़ जाता है। जिसे काम करना होता है ना बेटा,
वो बोलते ही कर देता है। देख कैसे वरुण ने सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर एसी का काम शुरू भी करवा दिया। और तू अभी तक घर बनाने के बारे में सोच रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर तो घर में किटी है। मैंने सोचा था वुडन फ्लोरिंग करूंगी, पर शायद तेरा मन ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोशन बिना कुछ सोचे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है और अगले दिन से ही अपने घर पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देता है। एक बार भी पम्मी अपने बेटों से नहीं पूछती कि वो ये खर्च कैसे मैनेज कर रहा है। उसे तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी थी। और रेनोवेशन का काम होते ही पम्मी अपनी फ्रेंड्स को अपना क्लास दिखाने अपने घर बुला लेती है। अरे वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। ये वॉल भी वुडन है? पहले तो ग्लास की थी, अभी इस बार ना वुडन फिनिशिंग करवा ली। जरा ट्रेंड में है ना, तो फिर से रिनोवेशन करवा लिया है। वो क्या है ना, 2-3 महीने तक एक ही डिजाइन का घर देख कर ना मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे तू क्या कह रही थी सुगंधा उस दिन? मेरे घर को देखने के बाद अभी भी कोई डाउट है क्या कि हम वॉशरूम छोड़कर हर जगह एसी रखते हैं? अरे इतने बड़े घर का फायदा ही क्या, जब तुझे यहाँ से वहाँ आना जाना भी ऑटो से पड़े और ये किसी को पता न चल जाए, इसलिए तू 5 मिनट पहले ही उस ऑटो को छोड़ देती है और वॉक करके आती है कि नहीं? और अगर ये बात झूठ है और तेरे पास अपनी गाड़ी है तो दिखा, कहाँ है वो गाड़ी? अरे नेक्स्ट मंथ मैं नई गाड़ी ले रही हूँ। जब शोरूम में गाड़ी लेने पहुंचूंगी ना तो जरूर तुम्हें कॉल करूंगी। वीडियो कॉल देख लेना आंखें फाड़ के। रोशन के सर पर से अभी एक लोन उतरा भी नहीं था कि पम्मी फिर से एक नया तोता ले आई थी। संडे की सुबह जब सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अपने घुटने पकड़े दरवाजे से आ करती पम्मी अंदर आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके बेटे बहू भागते हुए उसके पास जाते हैं। पूजा, तुम मम्मी को सोफे पर बिठाओ, मैं अभी जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गिर गई अब मम्मी? गिरी नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे जिम आना जाना ऑटो से पड़ता है ना। ऑटो में इतनी भीड़ थी कि मेरी बगल वाली औरत का धक्का लगने से मैं ऑटो से नीचे गिर पड़ी और घुटनों में चोट आ गई। भगवान की दया से ज्यादा चोट नहीं आई है। वहीं अपनी गाड़ी रहती तो आराम से मैं जिम जाती। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अरे मेरी वो जिम की सहेली नहीं है प्रगति, उसके बेटे ने उसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। चलो अब उतनी महंगी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 10-15 लाख की एक कार तो ले ही सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम जरूर एक दिन गाड़ी लेंगे। लगता है मैं तो अपने बेटों के पैसों की गाड़ी में बिना बैठे ही परलोक सिधार जाऊंगी। पर कोई ना, अपनी अपनी किस्मत है। जब पिछले जन्म में दान ही नहीं किया होगा तो इस जन्म में कहाँ से मिलेगा? मेरी तो उम्र ही कितनी बाकी है। बुरा तो मुझे इस बच्चे के लिए लगता है। इस गर्मी में भी रोहन को बस से स्कूल आना जाना पड़ता है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पर्सनल एसी कार में छोड़ने आते हैं। अरे कहीं ये बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। मुझे कार चाहिए मुझे। अपनी दादी की बात सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कार की डिमांड करने लगता है। वहाँ पम्मी भी नहीं रुकती, एक के बाद एक इमोशनल डायलॉग अपने बेटों पर मारती रहती है और फिर हार कर वरुण कहता है, अब ले ही लेते हैं मम्मी हम कार। अब आपकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ ना। आपकी हेल्थ जरूरी है मेरे लिए, और कुछ नहीं मम्मी। अब आप आराम से जिम जाएंगी और जिम से वापस आएंगी बिना धूप में धक्के खाए। ड्राइवर भी पता कर लेना बेटा, वो क्या है ना, मुझे तो कार चलानी आती नहीं। पम्मी के एक बेटे पर तो पहले ही घर बनाने के लिए लोन का बोझ आ चुका था। जो कुछ बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई
और वरुण के सर पर भी एक लोन आ गया। इस तरह आए दिन पम्मी अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपने बेटों के सामने आ जाती। कभी महंगी साड़ी, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ के खर्चों को पूरा करने में रोशन और वरुण बुरी तरह कर्ज में डूबते जा रहे थे। यहाँ तक कि नैना और पूजा की भी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। फिर एक रोज पम्मी अपने बेटे बहुओं से कहती है, देखो अब तुम सब ना अगले हफ्ते अपने अपने काम से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम सब उदयपुर जा रहे हैं। वहाँ मेरी बहन है ना निर्मला, उसके छोटे बेटे की शादी है। बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने मोटे करोड़पति घर से है वो। बड़े से रिसोर्ट में है शादी, तो अपने पास के बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेना। जैसा आप कहे मम्मी जी, मैं ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देती हूँ। वरुण, तू जरा फ्लाइट के आने जाने की टिकट देख ले। और रोशन बेटा, तूने क्या सोचा है, क्या दे हम बहू के हाथ में? 5100 ठीक रहेंगे मम्मी जी। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मौसी जी ने तो मेरे हाथ में सिर्फ 1100 रुपए रखे थे, और मेरे हाथ में ना एक चांदी का सिक्का रखा था और एक वेटलेस सोने की अंगूठी। दोनों मिलकर 6-7 हजार से ऊपर का सामान नहीं था। ऊपर से वो लोग इतने रईस, और हम कहाँ मिडिल क्लास, नौकरी करके हमारा घर चलता है। तो पागल है क्या बहू? हो सकता है उस वक्त उन्हें ध्यान में ना आया हो। ऐसे ही ना वो सब कार्ड से ही पेमेंट करती है, और ये रस्म नियम में नहीं मानती निर्मला ज्यादा। देख ले रोशन, तू घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी तेरी है। 51,000 बहू के हाथ में होने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। किसी और की शादी में जाने के लिए हमारे खुद के कितने खर्चे हो जाते हैं, ये तो आप जानती हैं। आने जाने का किराया, नए कपड़े लेने का खर्च, अब कहीं जाना है तो छोटे बड़ों के हाथ में सगुन के नाम पर कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। और ये सारे खर्चे एक एक कर वरुण और रोशन पर आते ही जा रहे थे। पर किसी तरह शादी संपन्न हो ही जाती है और सभी खुशी खुशी उदयपुर से वापस आ जाते हैं। अभी सब अपने घर पहुंचती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया? तुम्हारे ससुराल वाले। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं। पम्मी और उसकी बहुएं तो डर से रोने लगती हैं। बताइए तो, घर आपका करोड़पतियों वाला है और दूसरों को आप बाउंस चेक देते हैं? अरे भाई, घपला करना ही है तो कीजिए, ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं? यहाँ 51,000 नहीं है आपकी जेब में, और बाहर लाखों की कार खड़ी है। जिनकी शादी में आपने शगुन में 51,000 का चेक दिया था, उन्होंने उस चेक को कैटरिंग वालों को दे दिया था और उनका चेक बाउंस हो गया, तो घूम फिर कर केस आप पर आ गया है। हे भगवान, माफ कीजिए सर, हमारे कारण आपको प्रॉब्लम हुई। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अभी लॉयर के साथ आपके थाने आता हूँ और ये सारा प्रोसीजर पूरा करता हूँ। तभी निर्मला का फोन पम्मी के फोन पर आता है। पड़ गई तेरे कलेजे को शांति, कर लिया दिखावा। तुझे शुरू से ही दिखावा करने की आदत थी। आज तेरे दिखावे के चक्कर में कर्जदार तेरे बेटों पर चढ़ रहे हैं। आज तो पुलिस तेरे घर आ गई है। जाना तो होगा ही उसे जेल, क्योंकि बेल के पैसे भी उनके पास नहीं होंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपने बेटों के साथ इतना गलत कर रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं अपने बेटों को बचाऊंगी। उस बाउंस चेक के पैसे मैं भरूंगी। बिना कुछ सोचे समझे पम्मी अपने कमरे में जाती है, अपने गहने निकाल कर लाती है और सारे के सारे गहने बेचकर उन पैसों को वरुण को सौंप कर कहती है, इन पैसों से तुम दोनों भाई अपने अपने कर्ज उतार लो बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि दिखावट किसी के काम नहीं आती। निर्मला दीदी चाहती तो वही इस चेक के पैसे भर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद मुझे सबक सिखाने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ। और उस दिन के बाद से
पम्मी अपने बेफिजुल की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा देती है। जहाँ लोग एक बेटा पैदा करने पूजा पाठ करते हैं, जड़ी बूटियां खाते हैं, वहाँ सुषमा को 3 बेटे थे और उनके बाद भी एक बेटी। अब अकेली बेटी थी तो लाडली तो होगी ही, पर ये बेटी सिर्फ लाडली नहीं, सभी पर भारी भी थी। सुबह सुबह गायत्री अपनी बहू के साथ सुषमा के घर आती है। अरे गायत्री, तू ऐसी हालत में पूनम से दौड़ भाग क्यों करवा रही है? 9वां महीना चल रहा है बेचारे का। बेटा तू आराम क्या कर। अरे मुझे क्या दिया होता, मैं आ जाती। नहीं नहीं सुषमा, तेरा आशीर्वाद दिलवाने लाई हूँ इसे। तो इसके सर पर हाथ रख दे बस, ताकि पहले पक्का पोता ही हो जाए। पूरा मोहल्ला कहता है सुषमा के भाग्य की परतर कोई नहीं कर सकता। यहाँ मेरे घर एक लड़का नहीं हो रहा, वहाँ तूने 3 लड़के पैदा कर लिए। अरे ये सब तो भगवान की देन है गायत्री, और ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सिर्फ बेटे ही है, बेटी भी तो है। तभी घर की बड़ी बहू सीमा नाश्ता लेकर रसोई से बाहर आती है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सुख दुख बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में होते हैं चाची जी, वरना कहीं कहीं 7 बेटे इतना दुख नहीं देते जितना एक बेटी घर तबाह करके निकल जाती है। मैं समझी नहीं बेटा। वही तो चाची जी, अब तो बातें भी ऐसी बोलनी पड़ती है कि बोल भी लूं और कोई समझे भी ना, क्योंकि कोई समझ गया तो और बवाल है। आप दिलवा दीजिए आशीर्वाद पूनम को मम्मी जी से, और पहले बच्चे के बाद ना रुक जाइएगा, बार बार बच्चे मत कीजिएगा। काश 3 बच्चों के बाद माँ जी भी रुक जाती। ये कहकर सीमा फिर से रसोई में चली जाती है। कि सीमा आजकल क्या कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक ननद की दोनों भाभियाँ सुबह 5 बजे से उठकर घर में काम कर रही थी और ननद आराम से 10 बजे तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है। सीमा और रितु सभी को नाश्ता परोसती है। बहुत अच्छा नाश्ता बना है बहू, जीती रहो जीती रहो। खाना तो अच्छा बना है भाभी, पर मेरी नज़र खाने से ज़्यादा आपकी साड़ी पर है। नई साड़ी ली आपने और बताया भी नहीं। इस घर में तो कुछ भी आता है तो सबसे पहले मम्मी के सामने रखा जाता है। मम्मी को जो पसंद आता है वो रख लेती है, वरना हम उसे यूज़ कर लेते हैं। और नहीं तो कम से कम उनकी नज़रों में चीज़ें होनी तो चाहिए। आपको पता था क्या इस साड़ी के बारे में मम्मी? मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपकी बहू आपको बिना दिखाए कुछ लेगी ही नहीं, आपको तो पता ही होगा। तूने नई साड़ी पहनी है रितु? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब तुमने ये साड़ी ली और मुझे बताया भी नहीं, मैं छीन लेती क्या? मुझे बता देती तो कम से कम आज के दिन मैं तुम्हें ये नई साड़ी पहनने तो नहीं देती। अमावस के दिन कोई नई चीज़ पहनते भी है क्या? पर तुम सब खुद ही होशियार हो, अपने ही सब काम करना चाहती हो तो क्या कहूँ मैं। मम्मी जी वो बहस दे रितु, बहस नहीं। और खाने की टेबल पर अपनी भाभी की क्लास लगवाने के बाद किरण आराम से मुंह मोड़ मोड़ कर नाश्ता करती है। कुछ दिन बाद किरण का बर्थडे आने वाला था, जिसके लिए दोनों देवरानी जिठानी रसोई में बातें कर रही थी। तूने क्या सोचा है रितु, क्या दिया जाए दीदी को? कल उनका जन्मदिन है ना। पिछली बार तो मैंने सोने की चेन ली थी दीदी के लिए, पर उन्हें पसंद ही नहीं आई थी, इसलिए मैंने सोचा है इस बार मैं खुद दिमाग लगाऊंगी नहीं। रात को सभी के साथ दीदी को केक का सरप्राइज दे दूंगी, पार्क वार्क चले जाएंगी या फिर रेस्टोरेंट। हाँ ये भी ठीक है, पर उसके पहले सुबह और दोपहर में भी तो कुछ करना होगा ना। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बना लेती हूँ, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, चाउमीन, ऐसा कुछ जो दीदी को पसंद भी है। चाइनीज़ या फिर समोसे, खीर पूरी, ऐसा कुछ जैसा तू बोल। एक काम करते हैं, सुबह आलू की सब्जी, पूरी और एक मीठा बना लेते हैं, और दोपहर को पास्ता नूडल्स बना लेंगे। अपनी आदत से लाचार किरण रसोई की दीवारों पर कान लगाए अपनी दोनों भाभियों की बातें सुन रही थी। सोने का चेन पसंद नहीं आया था तो इस बार नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात हुई, चेन पसंद नहीं आया तो हार दो भाई। वैसे तो मुझे इनका मुंह भी पसंद नहीं आता, तो गोबर में जाकर अपना मुंह क्यों नहीं मार लेती। मेरा बर्थडे या किसी 7 साल के बच्चे का जन्मदिन, जो भाभी चाउमीन, समोसे और केक के बारे में सोच रही है। अगर इन दोनों के इस दिमाग पर ट्रैक्टर नहीं चलाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी किरण नहीं। और अगली सुबह किरण पहले ही अपनी दोनों भाभियों पर नजरें जमाए रखती है और मौका देखते ही अच्छी बेटी बनकर अपनी माँ के पास जाती है और उनके पैर छूती है। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? आज मेरा जन्मदिन है ना, और अपने भगवान से आशीर्वाद ले रही हूँ मम्मी। और क्या, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी बेटी साबित हो, यहाँ भी और अपने ससुराल में भी, क्योंकि आज नहीं तो कल पर आया तो मुझे होना ही है। हाय मेरी लाडो, इससे अच्छी और क्या बनेगी तू। और ये शादी वादी की बात ना अभी मत कर, मेरा जी उठ जाता है।
चल बता, तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? तुम्हारी इज्जत मम्मी, जो कि मुझे जाती हुई दिख रही है। अभी रसोई से होकर आई हूँ मैं, भाभी आलू की सब्जी बना रही है, जो कि अच्छी बात है, पर क्या वो आपसे पूछ नहीं सकती थी कौन सी सब्जी बनानी है? कोई बात नहीं बेटा, रसोई का काम ही इतना होता है कि इंसान भूल जाता है। निकल गई होगी बात दिमाग से। दिमाग से क्या ये भी निकल गया मम्मी कि आपको शुगर है, आलू आपको खाना मना है, साथ में खीर जो कि इतनी मीठी है कि खाते ही शुगर बढ़ जाए। खैर मैंने तो आपका अच्छा ही सोचा, आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं बोलती। और इस तरह किरण फिर से अपनी माँ के कान अपनी भाभीयों के खिलाफ भर देती है। खाने के टेबल पर जैसे ही सीमा अपनी सास को आलू की सब्जी परोसती है, सुषमा फूट पड़ती है। क्या चाहती हो तुम, कि मेरा शुगर बढ़ जाए? मैं कल मरती आज मर जाऊं? अरे भाई, एक बेटा एक बेटी अभी तक कमा रहे हैं, मैं कैसे मर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, वो तो दीदी का जन्मदिन था। सो आप गुस्सा मत कीजिए मम्मी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने सर से अपनी माँ का साया उठता नहीं देख पाऊंगी मैं। पता नहीं आजकल तुम दोनों को क्या हो गया है, ऐसी हरकत है। समझदारी एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे मैं सीमा। खैर जाओ, माँ के लिए कुछ और बना कर ले आओ। सीमा ने तो पहले ही अपनी सास के लिए अलग से खाना बनाया था, पर कोई उसकी बात सुनता तब तो वो अपनी सास के लिए दूसरी सब्जी और शुगर फ्री खीर लेकर आती है। सभी खा रहे होते हैं तभी प्रेम कहता है, बातों बातों में आपने सही कहा मम्मी कि एक बेटा और बेटी कंवारे हैं आपके, तो अब कब तक उन्हें कंवारा रखेंगे? मैं क्या सोच रहा हूँ, किरण के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं ना। मेरी बेटी की शादी की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। जब तक इस घर की तीसरी बहू नहीं आएगी, मेरी बेटी विदा नहीं होगी। तो फिर मोहित के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं पापा, क्योंकि जितनी देर मोहित की शादी में होगी किरण की उम्र उतनी ही भागेगी। और क्या था, सभी घर के तीसरे बेटे के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। पर इस बात से किरण बिल्कुल भी खफा नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी सहेली को फोन करके इस खुशी को साझा कर रही थी। तू पागल है क्या? पहली बार ऐसी ननद देख रही हूँ जो भाभी के आने पर खुश हो रही है। अरे बहन, जैसी वो आएगी तेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल देगी। 2 नागिन पहले ही मेरे सर पर बैठी हुई है, क्या डाल पाई मेरे पैरों में बेड़ियाँ जो ये कुछ कर पाएगी? तू तो ये समझ कि मेरे लिए एक और नौकरानी आ रही है। तू नहीं जानती क्या, मुझे पूरे कॉलेज के लड़कों को अपने पीछे घुमाती हूँ मैं, और लड़कियाँ हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। मुझ जैसी लड़किन भाभीयों से डरने लगी फिर तो हो गया। मैं तो खैर मना रही हूँ उस लड़की का जो इस घर में आएगी। यहाँ अपने कमरे में किरण अपनी नई सहेली से नई भाभी के आने की खुशी बांट रही थी, तो वहाँ घर की दोनों बहुएं इस बात से दुखी थी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई और लड़की आए भाभी। दिन भर ननद की गुलामी करना किसे भाएगा? और वो तो आज के ज़माने की लड़की होगी, हमसे 5-7 साल छोटी ही होगी ना। जाकर अपना दुख देवर जी से भी कहेगी तो देवर जी सुनेंगे नहीं। इस घर में कौन सा मर्द अपनी बीवी की सुनता है? ऋतु, किस्मत में जो होना होता है वो तो होता ही है। तेरी सगाई के वक्त मैंने तुझे कहा था इस रिश्ते के लिए मना कर दे, पर तूने मेरी नहीं सुनी। मोहित के लिए जो लड़की फाइनल होगी, अगर उसे हमने सब बता भी दिया तो क्या गारंटी है कि वो हमारी बात मान लेगी? अगर उसने ये बात माँ जी से कह दी ना तो घर होते हुए भी हम बेघर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। पूरा परिवार जोर शोर से मोहित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें मिल जाता है गुंजन का रिश्ता। गुंजन मूवी और टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई थी। उसे तो हमेशा से जॉइंट फैमिली के घर में ही जाना था। जैसे ही उसके पास मोहित का रिश्ता आता है वो फौरन हाँ कर देती है और बहू बनकर गुंजन भी इस चिड़ियाघर में आ जाती है। अगली सुबह किरण अपनी नई भाभी के कमरे में जाती है। अरे दीदी, आप आइए आइए। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने की मुझे आदत नहीं ना दीदी, तो सभी को वापस डब्बे में डालकर अलमारी में रख रही हूँ। हाँ सही भी है, ज्वेलरी है संभालनी तो पड़ेगी। और यहाँ से मसाला लेकर किरण सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है और कान भरना शुरू करती है। ये क्या बात हुई? तुम गहनों की चोरी कर लेती क्या मम्मी? या तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि गहने तुम्हारे हाथ से इधर उधर हो जाते? क्या बात है बेटा, ये तू खुद में क्या बड़बड़ा रही है? सीधे भाभी के कमरे से आ रही हूँ। तुमने गहने चढ़ाए हैं ना भाभी को, तुम्हारे पास आकर रख देती तो क्या हो जाता, पर नहीं। मैंने कहा भाभी गहने मम्मी के पास रख दीजिए, वो संभाल कर रख देगी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहती है नहीं, मैं अपने गहनों को संभाल सकती हूँ। 2 मिनट पहले आई बहू, इसके पहले कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीतती,
किरण पहले ही अपनी माँ का मन खट्टा कर देती है। ये तो हो गया। अब सास से भाव न मिलने पर भाभी अपनी जेठानियों का पल्लू पकड़ना चाहेगी, पर ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। और फिर से एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर किरण सो जाती है। अगली सुबह, मम्मी आज गुंजन भाभी की पहली रसोई है ना, अभी तक उठी के नहीं? अरे कहाँ बेटा, अपने गहने गिन रही होगी, गहने बढ़ जाएंगे ना। तुम भी ना मम्मी बहुत मजाक करती हो। रात में देर से सोई होगी भाभी। मैं तो कह रही थी तुम तो अपनी दोनों बहू को जानती हो, कितनी कामकाजी है दोनों। पता चला उन्होंने पहले ही नाश्ता बना दिया। तो सीमा और रितु भाभी को कह दो कि आज का खाना पूरी तरह नई बहू बनाएगी। अब गुंजन भाभी को भी तो अपनी कला दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए ना। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा याद दिलाया तूने। कितना सोचती है सबके बारे में। और सुषमा अपनी बड़ी दोनों बहुओं को रसोई जाने से मना कर देती है। गुंजन अकेली रसोई में जाती है जहाँ उसकी मदद करने कोई नहीं होता। इतनी बड़ी रसोई में मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? हे भगवान, मम्मी जी किचन में नहीं आएंगे समझ में आता है, पर भाभी तो आ सकती थी। किसी तरह गुंजन खाना बनाती है। फाइनली सब कुछ हो गया। अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा देती हूँ, फिर खाना सर्व कर दूंगी। और जैसे ही गुंजन रसोई से बाहर आती है, किरण जाकर खाने में नमक डालकर आ जाती है। रितु भाभी, सीमा भाभी, लगता है खाना बन गया है। अब खाना सर्व करने में गुंजन भाभी की मदद कर देते हैं। कब से काम कर रही है ना वो। अचानक दीदी इतना मीठा कैसे बोल रही है? लगता है गुंजन के आने से दीदी में खौफ आ गया है। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। गुंजन सभी की खाना टेस्ट करने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विनीत मुंह में पहला निवाला लेता है, ये क्या मजाक है? पापा आप मत खाइए ये खाना, आपको ऐसे ही बीपी है। इतना नमक डाला हुआ है सब्जी में। नमक ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैंने तो टेस्ट किया था। हो सकता है गुंजन की तू ज़्यादा नमक खाती हो। अरे वो जो भी हो, हम सबका तो मूड खराब हो गया ना। जा सीमा बहू, तू नाश्ते की तैयारी कर ले। सभी की जाने के बाद सुषमा किरण से कहती है, गुंजन ने नमक तो खाने में ठीक ही डाला था, क्योंकि खाना बनाते वक्त उसने मुझे टेस्ट करवाया था, तो नमक ज़्यादा कैसे हुआ? गुंजन भाभी के किचन से निकलते ही सीमा भाभी रसोई में गई थी मम्मी। और किरण फिर से अपनी माँ के कान में ये बात डाल देती है। दोपहर के वक्त जब तीनों देवरानी जेठानी साथ में रसोई में होती है, सुषमा जाकर कहती है, सुबह एक दूसरे का खाना खराब करने के बाद तीनों एक साथ हो गई। चलो अच्छा है, मैं ये पागल हूँ जो तुम लोगों की चिंता कर रही थी। क्या मतलब मम्मी जी, मेरी पहली रसोई भाभीयों ने खराब की थी? तुमने खराब बनाई थी गुंजन, मैंने तो बीच में जाकर उसे ठीक किया था। तुमने भी किया था? मैंने भी किया था। सब ठीक ही तो कहते हैं। जॉइंट फैमिली का परिवार सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, अंदर सब एक दूसरे से जलते हैं। एक तो मम्मी जी के मना करने के बाद भी हम चुपके से रसोई में गए ताकि तुम्हारे बने खाने को अच्छा कर दे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। और इस तरह किरण अपनी तीनों भाभीयों में कलेश करवा देती है और खुद फायदा उठा लेती है। एक रोज जैसे ही किरण कॉलेज से आती है, सीमा उसे चाय देती है।